7 मई 2025 रात के ठीक 1:05 पाकिस्तान के अंदर मौजूद 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर बैठे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 25 मिनट में उनका पूरा नेटवर्क मिटने वाला है। भारत की तरफ से एक साथ 24 मिसाइलें छोड़ी जा चुकी थीं। कुछ ही सेकंड बाद सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर तेज धमाकों से कांप उठे। आसमान में आग के गोले उठ रहे थे और आतंक के सबसे बड़े अड्डे एक एक करके मिटते जा रहे थे। उस रात इतिहास में दर्ज हुआ भारत का अब तक का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से। जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम उस दिन भी हमेशा की तरह पर्यटकों से भरा हुआ था। ऊंचे पहाड़, हरे मैदान और ठंडी हवा के बीच लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। इसी इलाके में स्थित बैसरन घाटी को अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां हर साल हजारों पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती देखने आते हैं। लेकिन किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में ये शांत और खूबसूरत घाटी एक खौफनाक त्रासदी की गवाह बनने वाली है। दोपहर के समय अचानक कुछ हथियारबंद आतंकी वहां पहुंच गए। ये आतंकी पाकिस्तान समर्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े बताए गए। उन्होंने घाटी में मौजूद लोगों को रोकना शुरू किया। पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई सामान्य पूछताछ है, लेकिन अगले ही कुछ पलों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। आतंकियों ने एक एक आदमी से उसका नाम और धर्म पूछना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी ने खुद को हिंदू बताया, उसे वहीं गोली मार दी गई। घाटी में मौजूद परिवारों के सामने ही ये भयावह मंजर शुरू हो गया। आतंकियों की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कई लोगों से अपनी धार्मिक पहचान साबित करने के लिए कलमा पढ़ने को कहा। जो लोग डर और घबराहट के कारण इसे नहीं पढ़ पाए, उन्हें भी बेरहमी से गोली मार दी गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ अपने परिवार के सामने गिर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ये खूबसूरत घाटी चीखों, गोलियों की आवाज और अफरा तफरी से भर गई। परिवारों की आंखों के सामने उनके अपने लोग जमीन पर गिरते जा रहे थे। जब तक सुरक्षा बलों को इस हमले की सूचना मिलती और वे मौके पर पहुंचते, तब तक आतंकी अपना खौफनाक मिशन पूरा कर चुके थे। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। कई परिवारों ने अपने पति, बेटे और भाइयों को खो दिया। ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली त्रासदी थी। धर्म के आधार पर की गई इन हत्याओं ने पूरे देश को गुस्से और दुख से भर दिया। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे भारत में फैल गई और हर किसी के मन में एक ही सवाल था: इस बर्बर हमले का जवाब आखिर कैसे दिया जाएगा? पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पूरे भारत में गुस्सा और दुख दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच नई दिल्ली में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो गईं। इन बैठकों में देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े फैसले लिए जाने थे। कुछ ही दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में पहलगाम हमले से जुड़ी हर जानकारी, खुफिया रिपोर्ट और संभावित जवाबी कार्रवाई पर गंभीर चर्चा हुई। सभी को साफ समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की सहन शक्ति को चुनौती देने की कोशिश थी। बैठक के दौरान खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने रखी गईं, जिनमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद कई आतंकी ठिकानों की गतिविधियों का जिक्र था। इन ठिकानों से ही भारत में हमलों की साजिश रची जाती थी और आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अधिकारियों ने बताया कि अगर इन अड्डों को जड़ से खत्म कर दिया जाए, तो भविष्य में होने वाले कई बड़े हमलों को रोका जा सकता है। बैठक में मौजूद सैन्य अधिकारियों ने संभावित सैन्य विकल्पों का भी खाका पेश किया। चर्चा काफी देर तक चली, लेकिन अंत में माहौल एक ही फैसले की ओर बढ़ रहा था: आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देना। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों से कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम जरूरी हों, उन्हें उठाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सेना को पूरी आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी रणनीति के अनुसार कार्रवाई करे। ये बयान सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि भारतीय सेनाओं के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि देश की सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
इस फैसले के बाद सुरक्षा एजेंसियों और सेनाओं के बीच समन्वय और भी तेज हो गया और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अब फोकस था उन आतंकी ठिकानों की सटीक पहचान पर जहां से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती थी। खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे पाकिस्तान और पीओके में मौजूद हर संदिग्ध कैंप पर नजर रखें और उनकी पूरी जानकारी जुटाएं। उपग्रह निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट और जमीनी सूत्रों के जरिए लगातार डेटा इकट्ठा किया जाने लगा। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि किन जगहों से भारत के खिलाफ आतंक का नेटवर्क संचालित हो रहा है। इसी जानकारी के आधार पर एक ऐसे ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की जाने लगी जो न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को खत्म कर सके बल्कि उन्हें ये भी संदेश दे सके कि भारत अब किसी भी हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। दिल्ली में चल रही इन बैठकों के दौरान पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा गया। बहुत कम लोगों को इस ऑपरेशन की असली जानकारी थी। सेना, खुफिया एजेंसियों और सरकार के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। हर दिन नई जानकारी आती, उसका विश्लेषण होता और उसी के आधार पर रणनीति को और मजबूत किया जाता। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में भारत आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी गूंज सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये वही पल था जब एक गुप्त मिशन की नींव रखी जा चुकी थी, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। खुफिया एजेंसियों के लिए अब ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मिशन की शुरुआत थी जिसका मकसद आतंक के पूरे नेटवर्क को जड़ से समझना था। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और तकनीकी निगरानी में विशेषज्ञ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस ऑपरेशन की सबसे अहम जिम्मेदारी दी गई। इन एजेंसियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखनी शुरू कर दी। सैटेलाइट इमेजरी, सिग्नल इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्वेलेंस और ग्राउंड सोर्सेस से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर हर संभावित आतंकी ठिकाने का नक्शा तैयार किया जा रहा था। हर दिन नई जानकारी सामने आ रही थी और धीरे धीरे आतंक के उस नेटवर्क की परतें खुलने लगीं जो सालों से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाता रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके के अलग अलग इलाकों में फैले कुल 21 ऐसे ठिकानों की पहचान कर ली जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, हथियार जमा किए जाते थे और भारत के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाई जाती थी। इन ठिकानों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों के ट्रेनिंग कैंप, कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक बेस शामिल थे। लेकिन हर लक्ष्य पर हमला करना संभव नहीं था, इसलिए सैन्य रणनीतिकारों और खुफिया अधिकारियों ने मिलकर इन सभी ठिकानों का गहराई से विश्लेषण किया। कौन सा कैंप सबसे ज्यादा सक्रिय है, कहां सबसे ज्यादा आतंकियों की मौजूदगी है और कौन सा ठिकाना भारत के खिलाफ होने वाले हमलों की योजना बनाने का मुख्य केंद्र है। इसी विश्लेषण के बाद उन 21 में से सिर्फ 9 ऐसे ठिकानों को चुना गया जिन्हें सबसे खतरनाक और रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना गया। ये वही जगहें थीं जहां बैठकर भारत के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमलों की साजिश रची जाती थी। कई कैंप ऐसे थे जहां नए आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और फिदायीन हमले करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि कुछ जगहें पूरी तरह कमांड और कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर रही थी। खुफिया एजेंसियों ने इन सभी 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी। सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक संचार तक हर छोटी बड़ी गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ऑपरेशन से पहले यह सुनिश्चित किया गया कि इन कैंपों में आतंकियों की मौजूदगी की पूरी पुष्टि हो और हमला बिल्कुल सटीक समय पर किया जाए। धीरे धीरे सारी जानकारी एक विस्तृत खुफिया रिपोर्ट में बदल चुकी थी और अब भारतीय सैन्य नेतृत्व के सामने आतंक के इन 9 अड्डों का पूरा खाका मौजूद था, यानी वो लक्ष्य जिन पर हमला करके आतंकवाद के उस नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका दिया जा सकता था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात का समय था। पूरी सीमा पर असामान्य सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में हल्का अंधेरा था और जमीन पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन वास्तव में उस रात एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होने वाला था जो आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के रूप में याद किया जाने वाला था। भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान डैसॉल्ट रफाल, सुखोई सू-30 MKI और डैसॉल्ट मिराज 2000 पूरी तरह से तैयार होकर भारतीय सीमा के भीतर अपनी अपनी रणनीतिक पोजीशन ले चुके थे। इन सभी विमानों में लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाली मिसाइलें और हाई प्रिसिजन बम लगाए गए थे। पायलटों को उनके लक्ष्य पहले ही बता दिए गए थे और हर विमान अपने निर्धारित टारगेट से सुरक्षित दूरी बनाकर सही समय का इंतजार कर रहा था। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऑपरेशन से जुड़े कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी लगातार हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे।
खुफिया एजेंसियों और सर्वेलेंस ड्रोन से मिलने वाली रियल टाइम जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि सभी लक्ष्य स्पष्ट रूप से पहचान लिए गए हैं और वहां मौजूद आतंकी गतिविधियों की पुष्टि हो चुकी है। उस समय पाकिस्तान और पीओके के कई आतंकी ठिकानों पर मौजूद लोग पूरी तरह बेखबर थे। जिन अड्डों से भारत के खिलाफ हमलों की योजना बनाई जाती थी, वहां उस रात सामान्य दिन की तरह गतिविधियां चल रही थीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला है। फिर रात के ठीक 1:05 पर ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हुआ। जैसे ही अंतिम ग्रीन सिग्नल मिला, भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपने हथियार सक्रिय कर दिए। कुछ ही सेकंड के भीतर हवा में तेजी से बढ़ती मिसाइलों ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनका पहला निशाना था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास मौजूद एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण शिविर। ये वही जगह थी जहां लंबे समय से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और जहां से कई बार भारत में घुसपैठ और हमलों की योजना बनाई गई थी। मिसाइलें अत्यंत कम ऊंचाई और तेज गति से आगे बढ़ीं ताकि दुश्मन की रडार प्रणाली उन्हें समय रहते पकड़ न सके। कुछ ही क्षणों बाद वो पल आया जब पहली मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंची। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका हिल गया। कुछ ही सेकंड में उस कैंप की इमारतें आग की विशाल गोले में बदल गईं। रात के अंधेरे को चीरती हुई आग की लपटें आसमान तक उठने लगीं और चारों तरफ धुएं का घना गुबार फैल गया। लगातार हो रहे विस्फोटों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। जो आतंकी वहां मौजूद थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक अगली मिसाइलें और बम भी अपने लक्ष्य पर गिरने लगे थे। कुछ ही मिनटों में वो पूरा प्रशिक्षण शिविर मलबे के ढेर में बदल चुका था। ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात कई अन्य आतंकी ठिकाने भी भारतीय वायुसेना के निशाने पर आने वाले थे। 5 सिर्फ 25 मिनट के भीतर हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जिन आतंकी ठिकानों पर कुछ देर पहले तक सन्नाटा और बेफिक्री थी, वे अब आग और धुएं के गुबार में बदल चुके थे। पाकिस्तान और पीओके में फैले कुल 9 बड़े आतंकी अड्डों को बेहद सटीक हमलों में निशाना बनाया गया। मिसाइलों और प्रिसिजन बमों ने उन इमारतों, बंकरों और ट्रेनिंग कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, जहां बैठकर भारत के खिलाफ हमलों की साजिशें रची जाती थीं। कुछ ही मिनटों में वहां मौजूद पूरा आतंकी ढांचा ढह गया और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इन ठिकानों में वे कैंप भी शामिल थे जहां आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। कई ऐसे कमांडर भी इस हमले में मारे गए जो वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उन निर्दोष लोगों के लिए न्याय की शुरुआत थी जिनकी जान आतंकवाद ने छीन ली थी। पहलगाम जैसे हमलों के बाद पूरे देश में जो आक्रोश था, इस ऑपरेशन ने उसे एक सख्त और स्पष्ट जवाब में बदल दिया। इस कार्रवाई के जरिए भारत ने दुनिया को भी एक स्पष्ट संदेश दिया। ये संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं, बल्कि उनके समर्थकों और हैंडलर्स के लिए भी था कि अगर भारत के नागरिकों पर हमला किया जाएगा तो उसका जवाब सीमाओं के अंदर छिपे ठिकानों तक पहुंच कर दिया जाएगा। अब ये साफ कर दिया गया था कि आतंकवाद को पनाह देने वाले सुरक्षित नहीं हैं। भारत अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है, चाहे इसके लिए कितनी भी दूर जाकर कार्रवाई क्यों न करनी पड़े। ऑपरेशन के खत्म होते होते रात का अंधेरा अभी भी फैला हुआ था, लेकिन उस अंधेरे में एक नया संदेश साफ दिखाई दे रहा था। भारत ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ हमलों को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि समय आने पर सटीक और निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे निर्णायक और साहसिक कार्रवाइयों में से एक माना गया।